ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर फिलहाल शांति है। सेना ने अपना अभियान फिलहाल रोका हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति अशांत है। यह भी कह सकते हैं कि सीमा पर युद्ध तो 3 दिन ही चला, लेकिन उसके बाद राजनीति पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। आज बीजेपी ने राहुल गांधी के सवालों पर पलटवार करते हुए 2 अलग अलग पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर के जरिए राहुल पर पाकिस्तान से मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। पूछा गया है, क्या राहुल गांधी को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है? राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की गई है। उन पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया गया है। इसके जवाब में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक पोस्टर जारी किया गया। कांग्रेस ने भी गद्दारी का आरोप लगाते हुए विदेश मंत्री की तुलना जयचंद से की। कुछ दिन पहले तक जो राजनीतिक पार्टियां देशहित का हवाला देकर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने का दावा करती थीं, वो अब खुलेआम एक दूसरे को गद्दार बताने पर तुली हुई हैं। अब सवाल यह है, आखिर यह सिलसिला थमेगा कब? बात गद्दारी तक क्यों जा पहुंची? पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है? राष्ट्रहित पर दलहित को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले वार पलटवार सुनिए। हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। हाफिज को राहुल पसंद है और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। इस मामले में एकदम निश्चिंत रहें। ये निशाने पाकिस्तान पहले भी इन्हीं के नेता को मिला, मोरारजी देसाई को, और तो किसी को मिला नहीं इस देश में, और आगे भी इन्हीं के 3 नेता अभी लाइन में हैं। हम नहीं हैं उस लाइन में। इस तरह की ऊंची राजनीति राहुल गांधी के बारे में ऐसे फेक ये बनाकर करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिनके परिवार से एक नहीं 2-2 शहादत इस देश के लिए हुई है, उनको ये बीजेपी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। विश्व का कोई देश भारत से ये नहीं पूछ रहा कि भारत के कितने जहाज गिरे। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने जहाज गिरे। उनकी फितरत है भारत विरोधियों का साथ देना, चीन परस्त बातें करना, पाकिस्तान परस्त बात करना। ऐसा विदेश मंत्री जो मुखबिरी करते सेना के काम पर पानी फेरने की कोशिश करे, तो ऐसी सरकार के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती? तो राजनीतिक लड़ाई अब गद्दारी पर आ गई है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि राष्ट्रहित पर आखिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और राजनीति कब तक? कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज के स्टूडियो आ चुके हैं। निघत अब्बास जी, आप प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, आप प्रवक्ता है, जेडीयू के, जुड़ चुके हैं। अनवर पाशा जी, आप प्रवक्ता हैं, आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरपी सिंह साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, एक तरफ अमित मालवीय हो गए, आपने ट्वीट करके एक के बाद एक ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ सी लग गई है राहुल गांधी को गद्दार बताने की। अब आपकी ओर से भी ट्वीट किया गया है। बताइए, पाकिस्तानी सेना चीफ और राहुल गांधी दोनों की विचारधारा एक कैसे हो गई? और बड़े सारे पोस्टर भी आप राहुल गांधी के खिलाफ लहरा रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह? राष्ट्रहित पर कब तक होगी राजनीति बीजेपी की भी? विचारधारा से पहले नजरिया एक होने की जरूरत होती है, और नजरिया दोनों का एक ही है कि हमने कैसे भारत की सेना का मनोबल तोड़ना है। ये है बेसिकली नजरिया, और वो पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश क्या है। ये क्या नजरिया लेकर आए हैं? ये चश्मे में क्या है? एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ कांग्रेस का हाथ है, और ये मेरे ट्वीट पे भी है कि नजरिया एक ही है। और जहाँ तक जयचंद की बात है, ये है स्थिति, मैंने कुछ दिन पहले भी ट्वीट किया था कि कुछ पाकिस्तान के यार हमारे यहाँ हैं, उसमें कोई शक नहीं, मैं अभी साबित कर दूंगा कैसे पाकिस्तान के यार हैं और कैसे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जरा याद करिए, जब 370-35 से हटा था
जिस दिन हटा उसके अगले दिन माननीय राहुल गांधी जी का एक बयान आया जिसमें कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं और कत्लो गैरत हो रहा है। एग्जैक्टली वही बयान पूरा वर्बटम इमरान खान ने, जो तब के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने जाकर यूएन में कोट किया और कहा कि अरे उनके लीडर कह रहे हैं ऑपोजिशन के कि पाकिस्तान पंजाब कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं और वहाँ पर कत्लो गैरत हो रहा है, और हम क्यों नहीं माने जो ये कहते हैं। पाकिस्तान ने पूछा कि आपके कितने हवाई जहाज गिरे यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं कितने हवाई जहाज गिरे। पाकिस्तान ने पूछा कि कितने सैनिक मरे, ये पूछते थे कि कितने सैनिक मरे। जब तो चाइना एक मिनट रुक जाइए जरा, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि पाकिस्तान, ये सब ने आपने देखे किस प्रकार से पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनके जनाजे में किस प्रकार से उनके आर्मी के लोग आए हुए थे, वो तो सबने वीडियो देखे। बिल्कुल, उससे बड़ा सबूत चाहिए आपको कि क्या हुआ। नहीं, आपने पहले बता दिया। आपने क्यों पहले बता दिया? अगर पहले बताया होता तो उनके ये 9 ठिकाने आतंकियों के, वो सलवार नाला का हो, सैयद बिलाल का हो, गुलपुर कैंप हो, बनाला कैंप हो, अब्बास कैंप हो, सरजल कैंप हो, वो तो हमने दिखा दिया है। मान लीजिए देश के मुद्दे पर अगर कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो पाकिस्तान की भाषा कैसे? बिल्कुल, क्योंकि आप वह चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा दूर का देता हूं। आपको याद हो जब कोरोना आया था तब फाइजर का गाना गाते थे राहुल गांधी, फाइजर क्यों नहीं आ रही, फाइजर क्यों नहीं ले रहा भारत फाइजर क्यों नहीं ले रहा। सर में सबका सब एक एजेंडा सेट है, दूरगामी एजेंडा सेट है। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें कुछ कॉर्पोरेट्स का भी एजेंडा सेट है। हम कह रहे थे कि हम अपनी भारत का वैक्सीनेशन निकालेंगे, नहीं फाइजर ठीक है, और बाद में फाइजर की क्या हालत हुई, दुर्गति हुई, दुनिया भर ने देखी क्या हुई। परंतु ये तो फाइजर बिकवाने में लगे थे भारत में। इसी प्रकार अब भी ये लगे हुए हैं। ये जो जहाज गिरने की बात है, ये सबका सब एक बड़ा एजेंडा है, बड़ा मैनिफेस्टो है इनका, ठीक है, जिसके चलते हुए सब कर रहे हैं। जरा इनसे पूछो, ये लोग जो नूर खान है, रफीकी है, मुरीद है, सुकूर है, सियालकोट है, पसरूर है, सुनानी है, जो 9 जगह हैं जहां पर हमला किया गया 11, वो तो अब तो कुछ छुपता नहीं ना। हाँ, अब तो सब सैटेलाइट, प्राइवेट सैटेलाइट हैं, सब ऊपर से सब देख लेते हैं किसका क्या है मामला, क्या नहीं है। ठीक है, परंतु इनको तो वह सब कहना है जो कि पाकिस्तान को सूट करे। ठीक है, और उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो उनकी आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग, मैं उनकी मीडिया की बात करूँ, ये कहेंगे उनकी मीडिया में हमारे जयशंकर जी का कुछ चल रहा होगा, परंतु उनकी जो आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग होती है, आपको पहले से पता था कि ये सवाल आएगा, पूछा जाएगा, तो पहले ही जवाब दे दिया। परंतु जो उनकी आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें दिखाया जाता है कि ये रे राहुल गांधी जी और ये रे खड़गे साहब। अरे साहब कुछ कृपा करो, ये भारत देश के लिए इतनी मेहरबानी करो, आप थोड़े दिन शांत रहो। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी युद्ध चल रहा है। मैं अब जवाब ले लेती हूँ। नेताबाजी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को जो सवाल सूट करता है वही सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पूछा जाता है। अब कितने विमान गिरे, पाकिस्तान ने कितने मार गिराए, इस पर पहले भी जवाब आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद बार बार उसी सवाल को दोहराते रहना। ये कह रहे हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी। चित्रा जी, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने अपने बड़े मंच से खड़े होकर कहा था कि साथियों 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन में कोई भी कमी हो, कोई गलती हो या कोई गलत इरादा दिखे तो मैं चौराहे में जनता के बीच में खड़ा होऊंगा और देश जो चाहे वो सजा मुझे दे सकता है। इन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि आरपी भाई ने यहाँ पर बात करी 370 की कि 370 हट गया है, सीए आ गया है और हमने तो देखो नोटबंदी कर दी, अब हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवादी हमला नहीं हो पाएगा देश में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है चित्रा जी, 9 आतंकवादी हमले हुए और हाल ही में तो आप सबको पता है 28 लोग शहीद हो गए पहलगाम में, हमारे 28 लोग शहीद हो गए और यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौराहा तो छोड़ो मीडिया तक के सामने आने को अपने आप को इजाजत नहीं दे पाए। वो इतने डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और इससे बड़ा गुनाह क्या हुआ? गुनाह तो ये हुआ ना कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले एक आतंकवादी देश को बता दिया कि हम आएंगे, फला फला तारीख पर जन्मदिन है ना, आरएसवीपी दे रहे थे आप, हम आएंगे, और आप सोच रहे थे पाकिस्तान आरती उतारेगा। नहीं सुनिए, बोली मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली, बीच में जैसी बात मत करो, आप तो पढ़े लिखे लोग में से हो, नहीं लगता, बहुत वरिष्ठ आप, मेरे बीच में मत बोलिए। आपने उन्हें बोल दिया कि हम आएंगे, जैसे आरती उतारेंगे। उन्होंने तो अपने आतंकवादियों को कह दिया कि आप पलायन कर जाओ, भारतीय सेना ठोकने आ रही है आपको। अरे जब हमारी सेना खड़ी थी और ऐसे खड़ी थी, गिरबान से खींच के लाती मसूद अजहर को और हाफिज सईद को, आपने ट्रंप से, व्हाइट हाउस से लाल आंख दिखवा दी।
मेरी सेना को, मेरे भारत की सेना को, और उनको वापस बुला लिया। मुझे बताइए चित्रा जी, पिछले 75 सालों से भारत का पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ा संदेश क्या है और सबसे बड़ी हमने जो जरूरत करी है, कोशिश करी है, वो क्या है कि पाकिस्तान को पूरे विश्व भर से अलग। लेकिन विदेश मंत्रालय ने तो खंडन कर दिया ना। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, डीजीएमओ राजीव घई का भी बयान है, उन्होंने कहा ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हम लोगों ने पलटवार किया था। विदेश मंत्री जयशंकर साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस बाइट में, उस स्टेटमेंट में आपने भी देखा होगा ना, आप नकार सकते ना मैं, ना पूरा देश, ना आरपी भाई यहां पर नकार पाएंगे। उन्होंने कहा है, हमने बता दिया था, उसके बावजूद आप आतंक के अड्डों पर कार्रवाई करेंगे। ये तो 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था, पाकिस्तान को पता था कि 10-15 दिन के भीतर हमला होगा। इसमें क्या छुपी हुई बात थी? आप मेरे ऊपर मत बोलिए, मेरे बाद आप बोलिएगा, मुझे बताइएगा। आप मुझे यहां बताओ, आज पाकिस्तान ने भारत सरकार यानी मोदी सरकार की वीक डिप्लोमेसी की तरफ से आपको अलग थलग करके रख दिया है। न तुर्की आपके साथ था, न चीन आपके साथ था, न ही बांग्लादेश आपके साथ था, न ही यूएस ने आपको ट्वीट पर धमकाया। तो आपने दफ्तर खोल रखा है, वहां जाकर कांग्रेस पार्टी ने एकमात्र देश में दफ्तर खोल रखा है, तुर्की है। आपने यूएस ने आईएमएफ से फंडिंग दिलवाई, किसको? पाकिस्तान को। अरे मेरी बहन और मेरे भाई, 8000 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने 75 देशों में जाने के लिए, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी के नाम पर कुछ नहीं। आप तो इतना डरते हैं, आपने अपनी सांसद कंगना रनौत की ट्वीट तक को डिलीट करा दी। मुझे बताइए आखिरी 10 सेकंड। ये तो अच्छी बात है ना, डिलीट करवा दिया। मैं वही जानना चाहती हूं। अमेरिका का इतना सर्टिफिकेट देखिए, अमेरिका एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन निगहतबाजी उसी अमेरिका ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के पहले व्हाइट हाउस में घंटे भर इंतजार भी करवाया था। और उसके बाद किस तरह से उसके अमेरिकी राष्ट्रपति मिलते हैं, उनका उस तरह का कैरेक्टर है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। हम आ जाते हैं पाकिस्तान से हिसाब बराबर करने पर, लेकिन अभी ये जो जयचंद और मीर जाफर की लड़ाई चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। हम नहीं जाते हैं पाकिस्तान और हम ये जो देश के भीतर राष्ट्रहित के मुद्दे पर हमें तो पक्ष और विपक्ष का एक सुर चाहिए ना, एक सुर चाहिए। अलग अलग क्यों सुनाई देता है आपको? जो सवाल पाकिस्तान पूछ रहा है कि हमने इतना मार गिराया, वही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है आपके ऊपर। मैं बताती हूँ जल्दी से उसके बाद आप ही की हरकतें हैं, ये आप ही की सरकार की, आप ही की पार्टी की हरकतें है ना, तो सवाल पूछना पड़ेगा। जयशंकर साहब ने बोला कोई छोटा सरकार सबकी है, ठीक है। रुकिए, जयशंकर साहब ने पूछा, ये मैंने, चित्रा जी ने, आरपी जी ने नहीं पूछा, जयशंकर साहब एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। खैर, आप मुझे बताइए एंटी नेशनल क्या है? एंटी नेशनल ये है कि आप एलओपी की तस्वीर को एक ऐसे व्यक्ति के साथ लगा देते हैं जो ना ही सिर्फ आतंकवादी आर्मी चलाता है, उनके आतंकवादियों को भी चलाता है, ऐसा वो मुनीर है। खैर, उसके बारे में मुझे चर्चा नहीं करनी। मुझे बताइए एंटी नेशनल क्या है? ट्वीट कर देती है कंगना और आप डिलीट कराते हैं। ट्वीट करना एंटी नेशनल, डिलीट करना। आपने भी सेक्टर से जुदा वाला ट्वीट डिलीट किया था कि नहीं किया था? इतनी सारी बातें बताने के बाद ठीक है, उस पर नहीं जाते। अभी मौजूदा वक्त रहते हैं सवालों पर रहते हैं, सवालों पर ये बोला कि हमारी जो कर्नल सूफिया कुरैशी गलत है, वो गलत है, क्यों नहीं हटा रही बीजेपी? ठीक है, राकेश सिन्हा जी जल्दी से एक जवाब दे लेते हैं, बाकी लोग छोटी बात खरी जरूरी है। नहीं, जरूरी, देश के लिए जरूरी है। मैं 5 नाम दे रहा हूँ, ऐसे 100 नाम है, 5 पहले गिनकर दे रहा हूँ। मुदस्सर खतियान, हाफिज मोहम्मद यूसुफ, अबू अकासा, मोहम्मद हसन, ये 5 के 5 आपके चचा तो नहीं है ना कोई? ये पांचों के पांचों ढेर किए, आप पांचों के पांचों ढेर कर दिए। ये पांचों आतंकी थे, पांचों आतंकी थे जिनको ढेर कर दिया, और ऐसे 100 और थे जिनको ढेर किया, ऐसे 100 और थे जिनको ढेर किया। राकेश सिन्हा जी, ठीक है, आप दिखाइए, ठीक है। अब बाकी लोगों के पास चलते हैं। राजकुमार भाटी जी, ठीक है, निगहतबाजी हो गई। मोहब्बत क्यों हो गई चचा लोगों से आपकी? अरे बिरयानी खाने तो आप ही के नेता अरे ये 5 तो अभी और आगे गिनाऊंगा मैं आपको, 95 नाम और गिनाऊंगा आगे। इतनी मोहब्बत क्यों चचा लोगों से? बच्चा खिलाने गए थे वहां पर, मुझे बताइए आतंकवादियों का बच्चा खिलाने गए। भाषा है बच्चा खिलाने गए, तो फिर मुझे बताइए ना। अब बच्चा खिलाने मतलब कौन सी भाषा है? ये लोग एलओपी की तस्वीर लगा देंगे मुनीर के साथ। और यहाँ मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि जयशंकर साहब 2024 में माफ करिएगा क्यों गए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद? खीर खाने गए थे, चलिए ये बेहतर है, खीर खाने गए थे। वो जो क्या हासिल होगा? कोई बता रहा है जयचंद, कोई बता रहा है मीर जाफर, हिंदुस्तान को, देश को क्या हासिल होगा? ठीक है, प्लीज आप राकेश जी को दिखाइए, राकेश जी को बोलिए। ठीक है, आराम से सर। राकेश सिन्हा जी,
हाँ, मैं बोलूं क्या? जी प्लीज। हेलो। सवाल यह है, जयचंद और मीर जाफर वाली पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान को, देश को क्या हासिल होगा? देखिए चित्रा जी, एक राजनीतिक अवकाश होता है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वेकेशन। कुछ समय ऐसा होता है देश के इतिहास में जब हम राजनीति में धैर्य और संयम के साथ एक हो जाते हैं। आप देखिए, जब 9/11 पर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर दोनों पार्टियां चाहती थे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया। जब ब्रिटेन में उसके मेट्रो में बम रखे गए, ब्रिटेन में बहुत बड़ा हादसा हुआ था आतंकवाद का, वहाँ लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का बिहेवियर क्या था, वहाँ के गार्डियन अखबार में, बाकी अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। भारत की स्थिति दयनीय इसलिए है कि राहुल गांधी जी अपनी अपरिपक्वता के कारण और राजनीति की समझ नहीं होने के कारण उन्हें लगता है हर मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बार बार गाली देने से, राजनीतिक नेतृत्व को गाली देने से कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके प्रतिकूल जब आप युद्ध के समय या युद्ध का जब नौबत होता है, तब आप सरकार के खिलाफ काल्पनिक या तथ्यात्मक कोई भी आरोप लगाते हैं, यह निश्चित रूप से जो शत्रु देश होता है उसके फायदे में जाता है। दुनिया भर में जब भारत के डेलीगेट्स जाएंगे और भारत के डेलीगेट्स भारत की बात रखेंगे, उस वक्त यदि उस देश का व्यक्ति राहुल गांधी को उद्धृत करेगा तो भारत के डेलीगेट्स क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता नहीं है? क्या वे कहेंगे कि राहुल गांधी को समझ नहीं है? कांग्रेस पार्टी स्वयं से पूछे, जिस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वे 7 ऐसी कमेटियां हैं जो डिफरेंट देशों में जा रही हैं। जब यह सवाल पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी को उद्धृत किया जाएगा, तो यह कमेटी क्या जवाब देगी? कांग्रेस पार्टी उन कमेटी को बता दे। एक दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, चित्रा जी आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, 1948 के बाद 1965, 1971, 1999 में 4 युद्धों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये सबसे बड़ा मुस्लिम देशों का एक संगठन है, बहुत संगठित संगठन है। इन सभी इस संगठन और अरब लीग दोनों ने पाकिस्तान का खुले रूप में साथ दिया था। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और अरब लीग ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। यानी जो इस्लामिक कार्ड पाकिस्तान खेलता था वह नहीं खेल पाया, सिर्फ तुर्की और एक और देश ने साथ दिया। उन दोनों के कारण हम समझते हैं, ऐतिहासिक कारण क्या, उनके आर्थिक इंटरेस्ट क्या है। जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सफल विदेश नीति के द्वारा और मुस्लिम देशों को प्रभावित किया, देखिए यह यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए, बाकी दलों के प्रवक्ता को। जब प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस बीजेपी को लगातार मुस्लिम विरोधी कहा जाता था, तो ये बातें आज की दुनिया के कम्युनिकेशन दुनिया में पूरे मुस्लिम जगत में जाता था। उनके एम्बेसी यहाँ पर हैं, वे इस बात से परिचित थे कि ऐसा आरोप है, लेकिन प्रभावित नहीं हुए। तभी 8 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने उसका मजाक उड़ाया था, कर्मकांड कहा था। यही कर्मकांड यथार्थ में आज भारत के विदेश नीति में सफल विदेश नीति का परिचायक हुआ कि मुस्लिम देश भारत के साथ रहे, उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का साथ नहीं देना ही भारत का साथ देना होता है। ठीक है। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी, एक बात अंत कह दूं, कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही कहूंगा, संयम धैर्य उनके पास नहीं है। यदि संयम धैर्य होता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास था 1971 के वार के दौरान, जब जिस बात को बार बार उद्धृत किया जाता है, उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दिल नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा मन नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल इस ऑपरेशन सिंदूर जो जिसको आर्मी ने अपने शौर्य के साथ सफलता प्रदान की, राजनीतिक नेतृत्व की प्रशंसा कर सकें? यदि आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस सफल प्रयास को आज साधुवाद देते, तो आज पूरी दुनिया में हमारी छवि क्या होती और आज दुनिया में छवि क्या बन रही है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजकुमार भाटी जी, सीधे आपके पास आते हुए, पाकिस्तान ने हमारे कितने इस तरह के एयरक्राफ्ट मार गिराए, क्यों गिरने की जरूरत है, अगर पहले ही इसको मना किया जा रहा है संवेदनशील मानते हुए, जो राहुल गांधी की ओर से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और जो उन्होंने आरोप भी लगाए हैं राकेश जी ने, उस पर भी जवाब दीजिए राजकुमार जी। नहीं, एक असली समस्या ये है कि हमारी केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी
प्रश्नों से बहुत डरते हैं, इन्हें प्रश्नों से बड़ी बड़ी दिक्कत है। और जो प्रश्न पूछता है उसके जवाब, इनके दो ही जवाब होते हैं, या तो ये गद्दार है या ये हिंदू विरोधी है। जो भी सवाल करेगा केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से, उसे ही गद्दार बता देंगे, उसे ही हिंदू विरोधी बता देंगे। अब ये हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं, आरपी सिंह जी और राकेश सिन्हा जी, दोनों बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न पूछना गाली देना नहीं है। अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा कि गाली देते हैं, प्रश्न पूछना गाली देना नहीं है। युद्ध काल में प्रश्न पूछना अपराध है, लेकिन शांति काल में प्रश्न न पूछे तो वो भी विपक्ष बेकार है, फिर भी विपक्ष अपराधी है अगर शांति काल में प्रश्न न पूछे। लोकतंत्र की पहली शर्त है। क्या आपको ठीक लग रहा है ये राजकुमार भाटी जी? नहीं, गद्दार कौन कह रहा? बीजेपी कह रही है। नहीं, गद्दार तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैंने वही तो कहा, जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है दो ही जवाब इनके होते हैं सामने बताते हुए। एक मिनट। हाँ। चित्रा जी बोले सर। चित्रा जी, अभी जो एक तर्क आरपी सिंह जी ने एक तर्क दिया कि राहुल गांधी के बयान पाकिस्तानी मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जयशंकर साहब के बयान भी कोट किए जा रहे हैं। मैं खुद एक वीडियो राजकुमार जी, सिंह साहब कृपया माफी, सिंह साहब कृपया। मैं खुद एक वीडियो सुन रहा था। पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। उनके विदेश मंत्री मिमियाकर कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही सूचना दे दी थी पाकिस्तानी सेना को कि हम कोई पाकिस्तानी सेना के अटैक नहीं करेंगे उनके ठिकानों पे, केवल आतंकवादियों पे करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं और ये खाना पूर्ति करके चले गए। पहली बात। दूसरी बात, क्या विजय शाह को कोर्ट नहीं किया जा रहा है कि विजय शाह बीजेपी सरकार का एक मंत्री, एक बहादुर सैनिक अफसर को आतंकवादियों की बहन बता रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन है? क्या इस पे हम सवाल न पूछें? और जो सेना की अफसर को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, क्या ये पूरी सेना का अपमान नहीं है? और क्या ये देशद्रोह नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या हम पूरी बीजेपी को देशद्रोही न मान लें? हाँ। जो एक देशद्रोही व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं, तो क्या उस पर सवाल न पूछें? तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, सवालों का सामना करने की हिम्मत करिए। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यह इस बात का प्रमाण है कि वो प्रश्नों से कितना डरते हैं, कितना भय खाते हैं। विपक्ष के प्रश्नों का, मीडिया के प्रश्नों का सामना करना सीखिए। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश की शान बढ़ेगी पूरी दुनिया में। नहीं, लेकिन क्यों गिनने हैं? पाकिस्तान ने कितने हमारे एयरक्राफ्ट मार गिराए, वो क्यों गिनने हैं? अभी आपको लग रहा है कि अगर पहले मना किया जा चुका है हमारी सेना की ओर से कि अभी उस बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, तो बार बार अगर वो सवाल हम लेकर सामने आएंगे? मैं बताता हूं क्या कारण है। पार्टी या बोली, फिर मैं बताता हूं आपको। अब नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। हाँ। देखिए, सैनिक मामले में भारत पाकिस्तान के सामने बहुत ज्यादा मजबूत ताकत है। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, और हमारी सेना ने शानदार काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार ऑपरेशन रहा है। मैंने कई बार ये टीवी चैनल्स पे बात बोली है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। सेना से कोई सवाल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन जब केंद्र सरकार के मंत्री ऐसे उलझुल बयान दें, लोगों को गुमराह करें कि हमने तो पहले ही सूचना दे दी थी, हाँ। तो फिर विपक्ष तो विदेश मंत्रालय का इस पर खंडन भी तो आज उनके विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई आई है। विदेश मंत्रालय की ओर से साफ साफ कहा गया है कि पहले सूचना नहीं दी गई थी, जिस समय सिर्फ ये बताया गया था कि आतंकवादी ठिकानों को हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें सेना नहीं घुसे। सेना के राजकुमार भाटी जी, आप भी जानते हैं कि एक देश की सेना दूसरे देश की सेना जब आमने सामने की लड़ाई में आ जाती हैं तो परिस्थितियां क्या होती हैं। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ थी, जो बार बार विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। वरना लड़ लीजिए पाकिस्तान से, उनकी आर्मी को जवाब तो दिया गया है ना हमारी सेना की ओर से, और वो लाशें भी बिछी हुई हमने देखी, आतंकवादियों की लाशें जिसको लपेट कर रखा गया था पाकिस्तान के झंडे तले। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, 40 उनके सैनिक मारे गए हैं, ये जानकारी भी तो निकलकर सामने आई है ना। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही। अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं, अनवर पाशा जी, दोनों की टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अभिषेक झा जी, अगर पूछा जा रहा है तो क्या दिक्कत है देश को बताने की? ये भी तो सवाल है ना कि कितने विमान मार गिराए। अगर हम पाकिस्तान का गिना रहे हैं तो अगर अपने देश का पूछा जा रहा है तो बता दीजिए, मारे हैं नहीं मारे हैं, क्या है स्थिति वर्तमान में? हम किसी आम मुद्दे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं चित्रा जी, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि जब ये मुद्दा सामने आया पूरा देश मर्माहत हुआ। विपक्ष के सभी दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग में एक स्वर से कहा कि हम मजबूती से सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं, ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन। कितना अहम शब्द है इनके लिए। सारी बातें सुन लेते हैं, अंतिम में खूंटा वही गाड़ते हैं कि हम तो सरकार के साथ हैं, लेकिन हमको बताइए कि हमारी पसंद के सांसदों को ही डेलीगेशन में क्यों नहीं भेजा। सब कुछ तो ठीक है, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन यह भी तो बताइए कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे और बाकी सारी चीजें हमको भी बताइए। अरे भाई, जब एक बार आपने सरकार के हर फैसले के समर्थन में अपनी बात कह दी है, फिर क्या अधिकार बनता है ये बेसलेस सवाल पूछने का। और जो भी चीजें हैं, चित्रा जी, कोई सरकार नहीं ब्रीफ कर रही है, सेना भी इसको बहुत बखूबी ब्रीफ कर रही है। सेना के पदाधिकारी आते हैं, सारी बातों को ब्रीफ करते हैं। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में तो यह जरूरी है कि देश में एकजुटता का संदेश रहे। आप एक तरफ कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन हम अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन हमको आपको डिमीन भी करना है, लेकिन हमको यह भी बताना जरूरी है कि हमारी भी प्रासंगिकता इस देश की राजनीति में है। अरे हम तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि छोड़िए ये लेकिन वेकिन, और जिस स्टैंड पर आप शुरू में थे कि हमारी पहचान पहले भारतीय के रूप में है, तब हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी प्रदेश, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, उस पर टिके रहिए, अच्छा लगेगा। ये लेकिन वेकिन का चक्कर बहुत खराब है। अभी समय है कि हमारे पूरे देश में एकजुटता का संदेश जाए। सेना के शौर्य और पराक्रम को जिस तरह हमने सलाम किया है, सेना और मोटिवेटेड रहे। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है चित्रा जी। हमें ईंट का जवाब पहाड़ से देना आता है, और यह भारतीय सेना ने बताया है। पहली बार हमने पाकिस्तान की सरहद के अंदर 100-100 किलोमीटर घुसकर इनके जो प्रमुख शहर हैं वहां भी मिसाइलें दागी हैं, और इससे डरा है पाकिस्तान। अगर इस परिस्थिति में हम देश के अंदर ऐसी बहसों में उलझेंगे और देश के टॉप चैनल्स के प्राइम टाइम शोज में यही बहस होगी कि सरकार को कैसे क्रिटिसाइज करें। कांग्रेस पार्टी के लोगों का मुंह इसलिए फूल गया है कि कांग्रेस के सांसद जा रहे हैं, कि कांग्रेस में सांसद जा रहे हैं इस डेलीगेशन में, तब तो हो गया, हमने लड़ाई लड़ ली। आंतरिक रूप से देश को कमजोर मत कीजिए, एक गलत संदेश मत दीजिए। हाँ। राजनीति होती रहेगी, उसके लिए हमारे पास पहले भी पर्याप्त समय था, आगे भी पर्याप्त समय होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे मुद्दों को छोड़ दीजिए। लेकिन पोस्टरबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। अनवर पाशा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने मुंबई हमला भी देखा और मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को डोजियर सौंपते हुए भी कागजों में देखा। कम से कम इस बार 15 दिन के अंदर अगर हमले का जवाब दिया गया और घर में घुस कर दिया गया, तो यकीनन देश को एक सुर में एकजुट होकर बोलने की जरूरत थी। अब जब विदेशों में, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, विदेशों में हमारे देश के तमाम सांसद जाएंगे अलग अलग पार्टियों के, और उनसे पलटकर यह सवाल पूछा जाएगा कि आपके तो देखिए नेता विपक्ष पूछ रहे हैं पाकिस्तान ने कितने आपके विमान एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। यह सवाल क्या मौजूदा राजनीति को ज्यादा सूट करता है, बजाय इसके कि हम एकजुट होकर कड़ा संदेश दे पाकिस्तान के खिलाफ? चित्रा जी, पूरा देश इस बात को जानता है कि जब आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगाम में, तो पूरे देश ने एकजुट होकर के पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एक स्वर में आवाज अपनी मिलाई थी। उसके बाद जब उनके ठिकानों पर हमले किए गए पाकिस्तान में हमारी फौज के जरिए, पराक्रम का जो जिस तरह से मुजाहरा हुआ, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। विपक्ष पूरी तरह से सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में खड़ा था, सरकार के साथ खड़ा था। एक शब्द सरकार की तरफ से एप्रिसिएशन कर नहीं आया है अब तक कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था संकट की उस घड़ी में, जंग की उस घड़ी में। विपक्ष ने एक शब्द नहीं कहा। जितनी बातें हो रही है ये विराम के बाद हो रही है, सीज फायर के बाद हो रही है। और विपक्ष का काम है कि सेना ने अपना पराक्रम तो दिखाया, लेकिन हमारी सरकार का जो पूरा रोल रहा है इसमें, उस पर सवाल तो उठना जरूरी है। विपक्ष को आप नहीं लेना चाहते कॉन्फिडेंस, लेकिन पाकिस्तान को आप खुफिया संदेश देते हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, सजग हो जाओ, अपने आतंकवादियों को सजग कर दो। ये किसी और ने नहीं कहा है, ये आप रिपीट कीजिए उनका बयान। सर, तो इसमें क्या हमारे जो विदेश मंत्री उनका बयान रिपीट कीजिए। आप छोड़ दीजिए, उन्होंने 24 तारीख को मधुबनी का प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी जहां कहीं होंगे वहीं पर चुन चुनकर उनको दफन किया जाएगा।
तो आतंकवादियों के खिलाफ हमारी बात थी ना, हमारी बात हमें पाकिस्तान के सेना को हम सबक सिखाने जा रहे हैं, ये तो बात ही नहीं थी, ये तो बात ही नहीं थी। सरकार को, मोदी जी को आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी क्यों है कि उनको पहले ही बता रहे हैं आप कि तुम वहां से खिसक लो, हम अटैक करने वाले हैं। इस पर सवाल नहीं उठेगा क्या? आपने जनाजे नहीं देखे आतंकियों के, आतंकियों के जनाजे नहीं देखे, उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल जनाजों पे आए थे वो नहीं देखे आपने? आपके लिए ज्यादा जनाजे थे। ट्रंप का कहना, ट्रंप का इंटरवेंशन कश्मीर के मामले में ट्रंप का इंटरवेंशन, ये क्या दर्शाता है? हमारी कौन सी कूटनीति है ये? राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में एक और बयान दिया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में एक और बयान दिया था कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की। यूके भी कह रहा है कि हमने मध्यस्थता की, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी आज कह रहा है। क्या सरकार बात करेगी? और रही बात डेलीगेशन की, बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष लोगों को भी लेकर के जाया जा रहा है, विपक्ष उसमें खुशी के साथ शामिल हो रहा है। आप किसका नाम निकालते हैं, किसका नाम शामिल करते हैं, क्या शामिल होना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इसे देश ने चुना है, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी। कि क्या मुस्लिम देश आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि आपकी सरकार में क्या एक भी मुस्लमान ऐसा नहीं है भारत में जो आपकी सरकार का हिस्सा हो? सर अब मुसलमान की बात हो रही है या हम किस पे बात कर रहे हैं? अभी तो हिंदुस्तानी मुस्लिम नहीं हो सकता, अभी तो हिंदू मुसलमान नहीं करते ना सर, अभी तो हम आ जाते हैं हिंदुस्तानी बन के बात करते हैं। क्या जवाब देंगे मुस्लिम देशों को? क्या आप जवाब देंगे आप दूसरे देशों को? आप क्या बात करते हैं? एक तरफ तो आप मुसलमानों को मुद्दा विदेशों में भी उठने वाला है, उस पर सवाल उठाया जाता है। अभी तो हिंदुस्तानी बन के बात करना है ना, देते हैं आप। अभी तो हिंदुस्तानी बन के बात करना है ना। कई मुस्लिम सांसद भी जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, कई मुस्लिम सांसद भी जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के। आपके मिनिस्टर बने हुए हैं, सेना का रात दिन अपमान कर रहे हैं, एक वीरांगना का अपमान कर रहे हैं, सुफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है। जो वहां के डिप्टी मिनिस्टर है वो ये कहता है कि ये जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में पड़ी हुई है। ये सेना के पराक्रम को सलाम करना हुआ। ठीक है राकेश जी, इस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं फौरन आ रही हूं। उन्होंने आपसे सवाल पूछा था राकेश सिन्हा जी, ठीक है। विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा इस पे? ठीक है। सेना के अपमान विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा? राकेश सिन्हा जी खामोश बैठे रहे, सेना के अपमान को सहते रहेंगे क्या? राकेश सिन्हा जी देखिए, मैं इनको बता दूं कि सैयद मोहम्मद बिन जायद अली नहियान जो अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी जी की इनिशिएटिव पर 27 एकड़ मंदिर के लिए ज़मीन मिला था, उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि आपके मंत्रिमंडल में किस धर्म के कितने लोग हैं। उनको भारत की पंथ निरपेक्षता समझ में आ गई, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के प्रवक्ताओं को ये समझ में नहीं आ रही है। ये फीड कर रहे हैं। दूसरी मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन खींच दी है कि हम आतंकवाद के खिलाफ ठोक बजाकर खुले आम रूप से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका की भी है, लड़ाई अन्य देशों की भी है। अमेरिका के 9/11 में एक शो में मैं आपके ही टीवी में कह चुका हूँ, 9/11 में और ऑपरेशन सिंदूर में क्या अंतर है। अमेरिका पाकिस्तान के घर घुसा और ताकत का प्रदर्शन था कि हमारे पास ताकत है, हम तुम्हारे घर में आकर कर रहे हैं। भारत ने तर्क की ताकत दिखाया कि दुनिया से आतंकवाद समझना चाहिए, ताकत की तर्क नहीं, तर्क की ताकत दिखाया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे और जयशंकर जी ने कहा कि हम सेना पर आक्रमण नहीं करें, तो क्या गलत कहा? हम ठोक बजाकर घोषित रूप से पाकिस्तान में घुस गए, पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। हमने किसी सिविल ठिकाने को नष्ट नहीं किया, हमने किसी सिविल को गोली नहीं मारी, हमने आर्मी के ठिकानों पर आक्रमण नहीं किया। यह तो भारत का सौंदर्य है। इस लड़ाई की सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि हमने आतंकवादियों को समाप्त करते समय इसे सैन्य युद्ध बनने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही कहा था हम आतंकवाद से लड़ने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ लड़ने नहीं जा रहे थे। हम पाकिस्तान को एक विचार के रूप में देख रहे हैं। इंडिया इज एन आइडिया, पाकिस्तान एन आइडिया। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, 1965 का युद्ध चल रहा था। 16 सितंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री जी को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अपना वक्तव्य देना पड़ा। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी यू थॉट भारत आ गए और सीज फायर के लिए अपील करने लगे। तब उसमें तो विपक्ष ने नहीं पूछा कि यू थॉट क्यों आ गए। देखिए, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग देशों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। आप उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, भारत का विदेश मंत्री क्या कह रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप क्या कह रहे हैं, पुतिन क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये सेकेंडरी सवाल है। इसका यह डिप्लोमेसी में हम इसे निपटाएंगे। लेकिन आप क्यों करने, आप सुन लीजिए,
सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोल रहा है हमारे देश के मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए। अरे मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। देखिए, डिप्लोमेसी में, कूटनीति में किसी राष्ट्र के खिलाफ हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, फिर अमेरिका से फ्रंट खोल दें, फिर इंग्लैंड से फ्रंट खोल दें, फिर यूनाइटेड, कौन सी कूटनीति आप पर क्या है? राहुल गांधी के लिखे हुए कूटनीति को मत पढ़िए, ये कूटनीति देश को बर्बाद कर देगा। हम 10 फ्रंट खोल के चलें, जिसको जो कहना है कहे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि बायलैटरल है, ये हमारे प्रयास से हुआ है, सेना के आप द्विपक्षीय बातचीत से हुई है। ये हम भारत के प्रधानमंत्री जो देश के नेता हैं, जिनके पास जनादेश है, हम उन पर विश्वास करते हैं। ट्रंप हमारे नेता नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ कर अपनी बात समाप्त करता हूं। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि जब चीन पाकिस्तान को अपना मित्र कह रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था, क्या राहुल गांधी ने उस अलायंस को तोड़ दिया? हमें नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में आज से 7-8 साल पहले मैंने पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया था और कई बार टीवी डिबेट में उठाया। क्या राहुल गांधी आज घोषणा करते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका कॉपरेशन का अलायंस है उसको तोड़ रहे हैं? और यदि हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो ये तोड़ कर दिखाएं। निगत अब्बास, इसका जवाब दे दीजिए आप सीधे सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छी बात बोली राकेश जी ने यहाँ पर, और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इंटेलेक्चुअल है। मैं मानती हूँ कि सही बात बोली। इन्होंने कहा हम किस पर भरोसा करेंगे, हम ट्रंप पर थोड़ा ना भरोसा करेंगे, हम तो देश के विदेश मंत्री पर, अपने भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा करेंगे। वही कर रहे हैं मेरे भाई, हम वही कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने जो कहा हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। बाद में छोड़िए एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने क्या कंडेम किया, लेकिन जयशंकर साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब मैं ये मानती हूँ महात्मा गांधी का देश है, और चित्रा जी भी मानती होंगी, जिसके घर में घुसकर आतंकवादियों को मार रहे हैं, पहले उसको बता दे रहे हैं, और हमने वो लाशें देखी हैं, और बकायदा सेना की ओर से ब्रीफ भी किया गया है कितने आतंकवादियों को मार गिराया गया। हम क्या सेना से लड़ने जा रहे थे या आतंकवादियों से लड़ने जा रहे थे? आपकी आवाज भी बहुत अच्छी और आप मुझसे ज्यादा बुलंद बोल नहीं, अभी का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, मेरी तारीफ कर दीजिएगा बाद में। लेकिन निगत मेरा ये सवाल है, ये तो अच्छा, हम सेना से लड़ने तो जा नहीं रहे थे, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को खत्म करना तो इस मकसद में कामयाब रहे हैं। जी, मैंने बड़ी देर बाद आप मेरे पास आए, आप मुझे इंटरजेक्ट मत करो, मेरे बाद आप मुझे सीधी सी बात है, विदेश मंत्री जो बयान देंगे उस बयान को अब पाकिस्तान हाथों हाथ ले लेगा। आप उसके खिलाफ अगर इस तरह से दिया गया, वहां पर आंखें मारी गई हैं, वहां पर आंखें मारी गई हैं कि जयशंकर साहब ने उन्हें आंख मार दी थी। खैर, मेरा ये मानना है महात्मा गांधी का देश है, यहाँ सवाल पूछना देशभक्ति होता है, देश विरोधी बातें यहाँ पर हम नहीं करने आए हैं। खैर, अब आप मुझे बताइए, आप ही के नेता ने हाउडी मोदी अब की बार ट्रंप सरकार किया था। हम नहीं जाते ट्रंप के कितने अलग-अलग बयान हमने देख लिए हैं। ठीक है, वो अमेरिका, हमें अमेरिका से युद्ध लड़ना है क्या? मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? अमेरिका को छोड़ देते हैं, अमेरिका को छोड़ देते हैं। कई फ्रंट हम क्यों खोलना चाहते हैं? देश को 2047 में विकसित होना है, आप युद्ध लड़ते रहिए। युद्ध लड़ रहे देशों का क्या हाल है मौजूदा वक्त में, आप देख लीजिए। नहीं जाते हैं, महात्मा गांधी को हम सब मानते हैं, कौन नहीं मानेगा? वो देश के राष्ट्रपिता हैं। चित्राजी और सिन्हा साहब ने यूएन का क्या हो सकती है? फोन लगाकर अब उस देश को बोले तुम्हारे घर में घुसकर मारने जा रहे हैं आतंकवादियों को, इस पर तो खड़े होना चाहिए, इस पर तो खड़े होना चाहिए। हम तो घर में घुस कर मार रहे हैं। आप बताइए ना निगत अब्बास, 166 लोगों की मुंबई हमले में जान गई थी। 166 निगत अब्बास जी, 166 लोगों की जब जान गई थी, मुंबई हमलों में कितने लोगों को मारा, कितने आतंकवादियों को मारा गया था? जवाब दीजिए, कितने आतंकवादियों को मारा गया था? क्यों नहीं पाकिस्तान में सबक सिखाया? हमने जिंदा आतंकवादी पकड़ा था कसाब को, उसके खिलाफ पूरे सबूत थे। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से बेनकाब करने का क्या किया हमने? डोजियर हम पहुंचाते रहे, डोजियर हम पहुंचाते रहे। मसूद अजहर को छोड़ा गया था क्योंकि उसके एवज में हमें अपने भारतीयों की जान बचानी थी। अजमल नहीं, अब अच्छा चलिए नहीं, 166 लोगों की जब जान गई थी, आप बोलने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मैं आपसे पूछ रही हूं, 1971 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, बिल्कुल करूंगी मैं, बिल्कुल करूंगी मैं। मेरा कोई बात नहीं, आप मेरी बात आने दो ना, 5 सेकंड बोलती हूँ, आप आ जाते हो। चलिए, आपको ट्रंप का नाम अच्छा नहीं लग रहा, आप मानते हो? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रंप अभी सब्जेक्ट नहीं है मेरा। ठीक है, सब्जेक्ट देश तो है, देश के बारे में बात है। अब आरपीजी ने यूएन का नाम लिया और सिन्हा साहब ने यूएन का नाम लिया। चलो यूएन पर बात करते हैं। आपको याद होगा, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग करी थी इमरान खान, जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के, और उन्होंने बैठकर यह बात सार्वजनिक करी उनसे कि हफ्ते भर पहले मैं मोदी जी से मिला था और उन्होंने मेरे को कहा है कि कश्मीर पर मध्यस्थता करिए। अब 2019 में उन्होंने यह बयान दिया।
अरे अभी देश मंत्रालय का बयान है कि हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए। अभी का ये बयान है, अभी का ये बयान है, अभी का ये बयान है, अभी का ये बयान है। हम इधर उधर चले जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं। हम अभी के बयान पर विश्वास करें ना। अभी का क्या बयान है? फिर तो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला कौन लेकर गया था, वहां तक जाना पड़ेगा। 2019 से 2024 तक अरे मैं यूएन जनरल असेंबली हुई है 6, मेरी बहन 6, 1 में 4 में नरेंद्र मोदी खुद गए हैं। ये क्यों नहीं बोला कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है? आज वो भी उपहास उड़ा रहा है हमारे देश का। वो बोलता है ट्रेड नहीं दूंगा, वो बोलता है एप्पल को निवेश ना करें। 166 हमारे देश के नागरिक मुंबई हमलों में मारे गए थे। हमने कितने आतंकवादियों को घर में घुसकर उड़ाया था पाकिस्तान के? सीधा सा सवाल है। मुंबई हमलों में 166 हमारे नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान के घर में घुसकर फोन करके कितने आतंकवादियों को मार गिराया था हमने? बताइए, फोन करके आतंकवादियों को मार गिराने की जरूरत बताइए, वैसे ही बता दिए। बिना फोन किए कितने, बिना फोन किए कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों को मारा था? निगहत अब्बासी कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों को मारा था? अगर आपने बदला लिया होता तो आपके पास ये हक था। अगर आपने बदला लेने के बजाय पाकिस्तान को डॉजियर सौंपे तो फिर आपको ये हक भी नहीं है निगहत अब्बासी। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा जो सवाल है, मेरा जो सवाल है, लोगों को बता देते तो बेचारे वो भी शायद बच जाते। कितने घर बर्बाद होने से आबाद हो जाते। बताइए पहलगाम के कितने आतंकी मार गिराए इन्होंने, बोले और कितने पकड़े? जवाब दीजिए आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए। कितने? हाँ बोलिए। मैं अपेक्षा करता था कि निगत अपने लीडर्स से समझदार है, परंतु असर हो गया है अपने लीडर्स का, राहुल गांधी और खड़गे साहब का। नहीं, मैं आपको ठोका नहीं, मैंने एक बार ही ठोका बेटिया, आपको एक बार ही ठोका। अरे बेटिया सुनो ना, अरे कहां सुनो, थोड़ा सुनो, मैं नाम दे रहा हूं आपको। मारा था ना, फोन करके अगर बताया था तो घर में घुसकर मारा तो था। ये तो कितने फक्र की बात है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके आतंकवादियों को मार रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? 1948, 1965, 1971 का युद्ध वो युद्ध था। ये आतंकवादियों के विरुद्ध है अभी मौजूदा वक्त। आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए। फिर वहां पे राजकुमार भाटी जी में इंतजार करें। आरपी सिंह जी जल्दी से, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। आरपी सिंह जी जल्दी से, आरपी सिंह साहब जल्दी से, आरपी सिंह जी आपके नेताओं की ठीक है, बोलिए। उड़ा सकती हूं उनके बयानों को लेकर, प्लीज आराम। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था निगत, जल्दी से आपको अपनी तारीफ अच्छी सर। लगी। मुद्दे पर अभी तारीफ नहीं चाहिए हमें किसी का। आपकी तारीफ सर अभी तारीफ छोड़ दीजिए। मुझे लगा था कि आप समझदार हैं, आप पर असर हो गया आपके नेताओं का, परंतु याद करें। अरे सुनिए ना, अरे सुन लो ना, अरे सुनो बिटिया सुनो, अरे सुनो ना, सुनो तो सही। अरे सुनने की मादा तो रखो, सुनने का मादा रखो। मुझे हो गया बहुत, बहुत हो गया, सुनने का मादा रखो। ठीक है, आराम से। नहीं, सुनने का मादा रखो। आसिफ शेख नाम बता रहा हूँ, मोहम्मद अंसार, ये 2 थे जो पहलगाम में जो मार कराया आर्मी ने। असल में क्या कि इनके लीडर्स जो है वो ना पढ़ते ना लिखते, अनपढ़ों की तरह अंगूठा छाप नेता है, इससे ध्यान नहीं करता। 4 में से 2 मार कराए आर्मी ने, पर इनको नहीं यकीन आएगा, इनको देखेगा नहीं। उसकी फोटो छपी अखबारों के अंदर जो मार कराए। परंतु जो मूल बात है, मैं अगली बात बता रहा हूँ, ये है इंदिरा गांधी जी का बयान। ये क्या कर रही थी? पोखरण के बाद न्यूक्लियर एसेट्स का पूरी जानकारी, और जानकारी नहीं, कैसे टेक्नोलॉजी बनेगा, कैसे टेक्नोलॉजी देनी है। पाकिस्तान को पूरी टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करने को तैयार थी। कि मैं नहीं कह रहा कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 2013 की, जरा पढ़ लेना, जिसमें कहा अरे भाई हमने न्यूक्लियर बम फोड़ा, परंतु आप भी हमसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो, कृपा करके ले जाओ। ये है स्थिति, ये है। मुझे कहना चाहिए देश के गद्दार कौन है? 93,000 फौजी हमारे पास है आर्मी के, और उनके पाकिस्तान आर्मी के। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे देते विदेश मंत्री? किस चीज का जवाब देंगे? अरे जवाब दे दिया ना, जवाब दे दिया। हम तो कह रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी से ओपनली ऐलान कर कहा कि हम ठोकेंगे, हम आपको मारेंगे, हम आपके अड्डे ध्वस्त करेंगे, आपके अकाउंट के अड्डे ध्वस्त करेंगे। तभी तो वो धाड़े मारा था इनका चचा मसूर असद, इनका वो कह रहा धाड़े मारा था, कितने धाड़ा मारा था वो, जो धाड़ा मारा था कि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। वो जो 14 करोड़ रुपए दिए पाकिस्तान सरकार ने, वो पूछना चाहिए किसने दिया। ये कहना सीख लिया आपने, ये कहना सीख लिया आपने चचाजाद भाई से। मुझे बताइए क्यों मैं तो आपको नाम दे रहा हूं। अजहर मसूद को आपको धाड़े मारते नहीं दिया ना, अजहर मसूद को आपको देखा नहीं गया, आपसे आपको बेचारे पे तरस आ रहा है अजहर मसूद पर, जो कह रहा था कि मैं क्यों नहीं मर गया, मैं क्यों नहीं मर गया, मेरे 14 लोग मर गए, मैं क्यों नहीं मर गया। आपके नेता ने राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी,
राजकुमार भाटी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि यहाँ पर कहा गया है निशाने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, उस अवार्ड को लेकर यहाँ पर बयान आया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अमित मालवीय ने पूछे हैं, पवन खेड़ा ने जवाब दिया है कि मोरारजी देसाई ने रॉ एजेंट्स की जानकारी पाकिस्तान को दी थी और उनको तो मिला था निशाने पाकिस्तान। वो तो समाजवादी नेता रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? नहीं, देखिए, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मोरारजी देसाई ने कोई जानकारी दी थी, मेरी जानकारी में तो ये नहीं है, लेकिन चाहे मोरारजी देसाई हो चाहे कोई और हो, अगर देश की सुरक्षा संबंधी कोई जानकारी लीक की जाती है, पाकिस्तान को दी जाती है, तो वो गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, चाहे कोई भी रहा हो। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों की, तो बीच बीच में ऐसा समय भी आता रहा है जब भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने मैत्री की तरफ हाथ बढ़ाए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बस लेकर लाहौर गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था पाकिस्तान में, और मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा, उनके बयान से मैं सहमत हूं कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम चाहते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहें, पाकिस्तान भी तरक्की करे, भारत भी तरक्की करे। बिल्कुल उस समय यही स्थिति थी। उसके थोड़े दिन बाद ही कारगिल हो गया। कारगिल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी ताकत से उसका जवाब दिया। तो जब युद्ध का काल होता है, जब युद्ध जैसी भाषा बोली जाती है, जब मैत्री का काल होता है, तब मैत्री जैसी भाषा बोली जाती है। आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे भी गए थे, वहां भी फूल चढ़ा के आए थे। तो ये तो परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता था चित्रा जी, राकेश जी ने एक बात कही थी, उसका समर्थन करते हुए कि सऊदी अरब के अमीर ने ये नहीं पूछा मोदी जी से कि आपके मंत्रिमंडल में कितने मुसलमान मंत्री हैं। ये राकेश जी, पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की सेना भी धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आपके मंत्री विजय शाह नहीं जानते। वो धर्म के आधार पर एक फौजी अफसर को आतंकवादियों की बहन बताते हैं। और आपके उप मुख्यमंत्री देवड़ा, जो भारत की जनता सेना का बहुत सम्मान करती है, कहीं रेलवे स्टेशन पर भी सैनिक मिलते हैं आते जाते, तो उनके ऊपर फूल बरसाती है भारत की जनता। और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। आपके इन लोगों को भी समझाइए, आप इस तरह के बयान सेना का अपमान करने वाले बयान है, और सेना का अपमान करना देश का अपमान करना। सर, न धर्म में बांटना चाहिए और रामगोपाल यादव जी को न जाति में बांटना चाहिए। फिलहाल ये बीटिंग द रिट्रीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से लोग जश्न मनाते हुए, झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को जो कड़ा और बड़ा सबक हिंदुस्तान की हमारी फौज ने सिखाया है, उसके बाद यहाँ पर जोश पूरी तरह से हाई है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, वो होल्ड हुआ है, उसको पूरी तरह से स्थगित या खत्म नहीं किया गया है। आपको बताते चले, जब जब इस तरह की काराना करतूत पाकिस्तान की ओर से की जाएगी, तब तक उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा, और यह हिंदुस्तान का स्टैंड है। लेकिन निखत, जल्दी से एक बात आपसे पूछते हुए, मतलब आप ये ट्वीट तो कर दिया जाता है पवन खेड़ा जी की ओर से कि मोरारजी देसाई रॉ के एजेंट थे, पाकिस्तान को जानकारी दी थी और उनको निशाने पाकिस्तान भी मिला था, पहला निशाने पाकिस्तान उन्हीं को मिला था। लेकिन उसी कांग्रेस की सरकार ने 1991 में उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया था। तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों चाल चरित्र कैसे चलेगा? उत्तर दे देना, उत्तर दे देना, पहले एक चीज और जोड़ने दो। आईके गुजराल तो आपके द्वारा सपोर्टेड थे ना, आईके गुजराल आपके द्वारा समर्थित सरकार चला रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाकिस्तान के सारे रॉ के अफसर के नाम दे दिए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। और वो जो कारगिल में हुआ, उसका कारण था कि रॉ के जो अफसर सारे वहां पे डिमोलिश कर दिए। बताइए ना, आईके गुजराल कौन था? आईके गुजराल जी कौन थे? कांग्रेस के द्वारा सरकार चला रहे थे, आईके गुजराल जी चला रहे थे। और उन्होंने क्या किया था रॉ के अफसरों के साथ? जानकारी लेने की चाहिए आपको भी। मुझे लगता था कि आप ठीक रहेंगे, पर कांग्रेस में जाकर आप पर असर हो गया अपने नेताओं का। राजनीति करना, मुझे लगता है आप इतने वरिष्ठ हैं आरपी भाई, आपको नहीं शोभा ही नहीं देती। आप तो शोभा की बात कर रही हो, आपको शोभा देते हैं, आप मुझे बताइए कि मैंने सवाल पूछा था, निशाने पाकिस्तान मोरारजी देसाई को फिर वो रॉ के एजेंट्स की जानकारी पाकिस्तान को दी और उन्हें को फिर भारत रत्न कांग्रेस की सरकार ने दिया। तो ये दो चरित्र तो सामने नहीं आ सकता है ना 1991 का लेकर। ठीक है, अब आगे किसको मिलेगा इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन पाकिस्तान दुश्मन देश है और उस तरह की भाषा बोलने से इस देश के किसी भी नेता को परहेज करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठा हो या फिर विपक्ष में बैठा हो।
इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का हवाला देकर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। खास बात यह है कि जयशंकर को लेकर सिर्फ राजनीति ही नहीं हो रही, बल्कि उन पर व्यक्तिगत निशाना भी साधा जा रहा है। उन्हें मुखबिर बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और यहां तक कि जयचंद से उनकी तुलना की जा रही है। एस जयशंकर राजनीति में बहुत बाद में आए, उसके पहले वो एक डिप्लोमेट के तौर पर शानदार कार्यकाल बिता चुके हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहते हुए वो चीन और अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। 2015 से 2018 तक वो भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। उनके पिता के सुब्रमण्यम का भी शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत की परमाणु नीति में उनकी बड़ी भूमिका थी। जिनका इस तरह का रिकॉर्ड रहा हो, उनके बारे में इस तरह के सवाल उठाना और गद्दार कहना राजनीति का निम्नतम स्तर है। सेना और विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि फाइटर जेट्स को लेकर सवाल का जवाब देने का यह अभी सही समय नहीं है। ऐसे में हमें इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश ने जो राजनीतिक एकजुटता दिखाई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस तरह की छिछली राजनीति ठीक नहीं है। राहुल गांधी हो या एस जयशंकर, किसी को भी गद्दार कहना शोभा नहीं देता। इन सबसे हमारा दुश्मन सबसे ज्यादा खुश होगा, उसको ताकत मिलेगी और वो हमारे देश के भीतर चल रहे बयानों का पूरा फायदा लेने की भी कोशिश करेगा। दुश्मन पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान से लड़ना है, आपस में पाकिस्तान के नाम पर नहीं लड़ना है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।